ओके दोस्तों, अब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट प्रोफाइल, वो है द कलिशन विथ अ ह्यूज बॉडी। ठीक है, नाउ व्हाट इज मीन बाय कलिशन विथ अ ह्यूज बॉडी? इसके मतलब ये है जो हमारा दो बॉडी कोलाइड कर रहा है, वो एक जो बॉडी है वो हमारा बहुत ही ज्यादा मास रखता है। ठीक है, सो मान लो हमारे पास दो बॉडी है, ये वाला बॉडी जो है उसका मास है कैपिटल एम, और दूसरा एक का छोटा बॉडी है जिसका मास है स्मॉल एम। कैपिटल एम इस तरफ हमारा वेलोसिटी u1 से जा रहा है, और स्मॉल m जो है वो इस तरफ जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ u2। कैपिटल M इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल m। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यहां का दे रखा है E। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m आफ्टर द collision। नाउ ये वाले केस को समझने के लिए पहले हमें एक बात को समझना जरूरी है, और वो ये बात को समझना जरूरी है जो ये वाले केस पे मोमेंटम कंजर्वेशन यूजलेस है। ठीक है, क्यों? देखो एक्चुअल में तो इसका वेलोसिटी में बदलाव आएगा, बट मानते हो या नहीं, अगर मान लो एक हाथी के साथ चींटी टकरा रहा है तो हाथी को प्रैक्टिकली कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यानी आफ्टर द collision मैं एक चीज लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ कैपिटल M is practically u1 in the forward direction. Velocity of capital M is practically equals to u1 in the forward direction, यानी कैपिटल M के वेलोसिटी में प्रैक्टिकली कोई बदलाव नहीं होने वाला है। ठीक है, सो देखो एक्चुअल में बदलाव तो होगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली इन दोनों बॉडी जब कोलाइड करेगा तो वो कोलिजन में जो इंपल्स लगेगा, दैट इंपल्स विल बी अ फाइनाइट क्वांटिटी, बट वो फाइनाइट इंपल्स के चक्कर में कैपिटल M का जो मोमेंटम में चेंज होगा, दैट विल बी डेफिनेटली दैट जो वेलोसिटी में चेंज होगी दैट विल बी प्रैक्टिकली जीरो। तो चेंज इन मोमेंटम of capital M, that's a finite quantity, but change in velocity of capital M, that is practically zero, right? So यहां पर एक बात समझने का ट्राई करो, never apply। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वैलिड है या नहीं है? हाँ जी हाँ, जरूर वैलिड है, लेकिन क्या मैं इसको इक्वेशन फॉर्मिंग में लाऊंगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं लाऊंगा। नेवर फॉर्म momentum conservation equation in this case। ये बात को हमें पहले ढंग से समझना पड़ेगा। मोमेंटम इक्वेशन हम यहां पर नहीं बनाने वाले हैं। तो सर हमारा काम कैसे चलेगा? काफी सिंपल है। What will be the final scenario? जो हमारा कैपिटल M है वो हमारा प्रैक्टिकली इस तरफ u1 से जाएगा, और स्मॉल m जो है वो मेरा पीछे की तरफ
रिबाउंड करेगा विद अ वेलोसिटी v. सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या लिख सकता हूं मैं सिंपली, u1 प्लस v, राइट. एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं, u2 माइनस u1. डेफिनेटली u2 को u1 से बड़ा होना पड़ेगा, अदरवाइज कलिजन तो होगा ही नहीं, अदरवाइज कलिजन तो होगा ही नहीं. u2 डेफिनेटली u1 से बड़ा होना पड़ेगा. सो जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो मेरे पास क्या होने वाला है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मेरे पास ये आ जाएगा, राइट. सो दैट इंप्लाइज u1 प्लस v इक्वल्स टू eu2 माइनस eu1. So that will be the equation. So velocity v जो हमारे पास आएगा that will be simply eu2 minus 1 plus e into u1. This will be the velocity of the body. ठीक है. So इसका जो लॉजिकल स्पेशल केस बहुत बार जिसका सामना होगा, इसका स्पेशल केस में क्या बोल सकता हूं, जो u1 हमारा 0 हो. सो ऑब्वियस सी बात है v इज इक्वल्स टू eu2. यानी इसका जो लॉजिकल केस है, अगर मेरे पास ग्राउंड है, अगर मेरे पास ग्राउंड है, ग्राउंड का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को अगर मैं E मानता हूं, सो ग्राउंड पे अगर कोई बॉल V0 से कोलाइड कर रहा है सीधा परपेंडिकुलरली, तो आफ्टर कलिजन बॉल जो है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा विद द वेलोसिटी ऑफ EV0, जस्ट लाइक दिस. ठीक है. एंड इफ E इक्वल्स टू 1, परफेक्टली इलास्टिक कलिजन है, तो V इज इक्वल्स टू u2, यानी जितना वेलोसिटी से कोलाइड करेगा उतना ही वेलोसिटी से वो रिबाउंड करने वाला है. सो अगर बहुत ही ज्यादा हेवी पार्टिकल है जिसके साथ कलिजन इन्वॉल्व हो रहा है, उस केस में हम मोमेंटम इक्वेशन नहीं बनाते हैं, बस चुपचाप इसका वेलोसिटी को प्रैक्टिकली अनचेंज्ड मान लेते हैं. अच्छा, अगर कोई पूछे कंप्यूट द स्मॉल चेंज in velocity of capital M, जो ये वाला बॉडी है उसका वेलोसिटी में एक बहुत छोटा सा बदलाव तो आएगा, बस उसको कोई कंप्यूट करने बोला तो एक काम करो, स्मॉल m का पॉइंट ऑफ व्यू लो. स्मॉल m इस तरफ पहले u2 से चल रहा था और फाइनली इस तरफ v से चल रहा है, तो इसका जो डेल्टा p है m इंटू u2 प्लस v, इसका जो मोमेंटम का चेंज है. एंड ऑब्वियसली बात है जो मोमेंटम का चेंज है वो है jn. तो क्या स्मॉल m के ऊपर जो इंपल्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा jn, राइट. सो नाउ तो jn का वैल्यू क्या आएगा, u2 प्लस v अगर मैं करता हूं
तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस ई इंटू यू टू, 1 प्लस ई इंटू यू टू माइनस यू वन। दैट इज j n, sorry, into small m. दैट्स द इंपल्स, राइट। तो कैपिटल एम के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो कैपिटल एम पे भी तो राइट की तरफ पलट के इतना ही जे एन लगेगा, तो इतना इंपल्स के कारण इतना मोमेंटम में बदलाव आएगा, तो वेलोसिटी उतने से बढ़ेगा। सो डेल्टा यू विल बी जे एन बाय कैपिटल एम, तो स्मॉल एम बाय कैपिटल एम, 1 प्लस ई यू टू माइनस यू वन। एंड ऑब्वियसली बात है, देख सकते हो स्मॉल एम बाय कैपिटल एम है, तो ऑब्वियसली बात है ये बहुत ही छोटा क्वांटिटी है, सो दिस थिंग विल एक्चुअली टेंड्स टू जीरो। दिस थिंग विल एक्चुअली टेंड टू जीरो, राइट। अच्छा, सो ह्यूज बॉडी के साथ कोलिजन में क्या होता है, मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया। अब जो मैंने वादा किया था, मैंने सेंटर ऑफ मास फ्रेम में वो फॉर्मूला डिराइव करूंगा। लेट्स सी, डेल्टा के ई इन COM फ्रेम। अच्छा, मेरा M1 जो है वो इस तरफ U1 से जा रहा था और M2 जो है वो इस तरफ U2 से जा रहा था। सो सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी होगा, सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी होगा, राइट, दैट विल बी इक्वल्स टू M1 U1 प्लस M2 U2 बाई M1 प्लस U2। और अब एक काम करो, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में चढ़ जाओ। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में चढ़ने का एक फायदा है, सेंटर ऑफ मास के खुद के वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। सेंटर ऑफ मास के खुद के फ्रेम में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होने वाला है। सो U1 रिलेटिव विल बी, VCM तो इस तरफ है, दैट विल बी U1 माइनस U2 U1 से बड़ा है, ठीक है। U1 रिलेटिव क्या होगा, VCM माइनस U1 मैंने इस तरफ मान लिया, जो कि लॉजिकल भी है। VCM U1 से बड़ा होगा, U2 U1 से बड़ा है। VCM इज अ शॉर्ट ऑफ एवरेज, वेटेड एवरेज वी कैन से। सो ये वेटेड एवरेज जो है, अगर मैं देखूं VCM माइनस U1, सो VCM माइनस U1 अगर मैं देखूं इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, तो M1 U1 गॉन, तो M2 इंटू U2 माइनस U1 बाई M1 प्लस M2, ये मेरे पास U1 रिलेटिव होगा। एंड U2 रिलेटिव जो आएगा, दैट विल बी सिंपली U2 माइनस VCM। सो M1 U2 प्लस M2 U2, तो ये वाला चीज चला गया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, M1 इंटू U2 माइनस U1 बाई M1 प्लस M2, ये मेरा इस डायरेक्शन में हो जाएगा, राइट। इसको मैं U1 डैश बोल देता हूं और इसको मैं U2 डैश बोल देता हूं, राइट। सो ये वाले फ्रेम में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा, रिलेटिव वेलोसिटी में ध्यान दो कोई बदलाव नहीं आएगा, इन दोनों पे तो डायरेक्टली U2 माइनस U1 ही होने वाला है। एंड नाउ लेट्स सी
सो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा इनिशियली इस फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? तो के ई इनिशियल हाफ m1 हाफ m2 ये आ जाएगा। एंड नाउ अगर मैं u1 डैश और u2 डैश का वैल्यू मैंने निकालू तो कितना आ जाएगा मेरे पास? हाफ m1 m2 स्क्वायर बाई m1 प्लस m2 u2 माइनस u1 का स्क्वायर तो दोनों जगह पे बनेगा तो उसको लास्ट में लिखता हूं, प्लस हाफ m2 m1 स्क्वायर बाई m1 प्लस m2 इंटू u2 माइनस u1 का स्क्वायर। और यहां पर अगर मैं m1 m2 कॉमन लेता हूं, यहां पर अगर मैं m1 m2 कॉमन लेता हूं, सो एक m1 m2 कटेगा, m1 प्लस m2 कटेगा, तो मेरे पास सिंपली आ जाएगा हाफ म्यू u2 माइनस u1 का होल स्क्वायर। एंड फाइनली अगर मैं देखूं सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, ये मान लो V2 से जा रहा है और ये मान लो V1 से जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम पे जब मैं जाऊंगा तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ये वाला तो पहले इस तरफ आ रहा था तो अब ये ऐसे जाएगा, यानी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम के बारे में अगर बात करूं यहां पर, तो यहां पर मेरा V2 डैश होगा और यहां पर मेरा V1 डैश होगा। इस तरीके से दोनों बॉडी हमारा सेपरेट आउट होने वाला है। सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आएगा, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी फिक्स है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, राइट। सो यहां पर अगर मैं लिखूं काइनेटिक एनर्जी फाइनल दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू हाफ म्यू v1 डैश माइनस v2 डैश का होल स्क्वायर, ठीक है, सॉरी v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, उस तरीके से आएगा। एंड बाय दैट लॉजिक दिस विल बी सिंपली इक्वल्स टू, ये चीज हम जानते हैं, v1 माइनस v2 इज e टाइम्स u2 माइनस u1, so that will be half mu e square right। ये सिमिलरली वही आएगा ना जैसे मैंने किया हूं पूरा का पूरा एनालिसिस, और u2 माइनस u1 के जगह पे यहां पर v1 माइनस v2 आएगा, बट v1 माइनस v2 इज इक्वल्स टू e टाइम्स u2 माइनस u1, मैंने ये पुट कर दिया तो ये मेरा फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा। तो काइनेटिक एनर्जी फ्रेम पे डिपेंड करेगा, बट क्योंकि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी वो कहीं पर भी अपना एनर्जी लूज नहीं कर रहा है, तो जो लॉस सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में होगा वही लॉस दूसरे वाले बॉडी पर भी डेफिनेटली होने वाला है। सो दोस्तों मेरे पास क्या आने वाला है? मेरे पास सिंपली आएगा डेल्टा के ई, दैट इज के ई इनिशियल माइनस के ई फाइनल, दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ म्यू 1 माइनस ई स्क्वायर u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया है? एंड मेरे ख्याल से इंपल्स का फॉर्मूला भी यहां से क्लियरली एविडेंट हो जाता है। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर मैं देखूं तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में दोनों का जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, अप्रोच है, वो हमारा u2 माइनस u1 ही है, वो तो सेम है। एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वो भी हमारा ग्राउंड फ्रेम जितना ही होगा। तो वहां पर तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम हो या कोई भी फ्रेम हो, इट डजंट मैटर,
हमारा रिजल्ट सेम ही आने वाला है। सो दोस्तों, हम एक पूरा का पूरा जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस है वो सेंटर ऑफ मास फ्रेम पर भी डिराइव कर दिए हैं और ये भी देख लिए हैं जो इंपल्स वाला रिजल्ट हमारे पास कैसे आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, हम जानते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में वी रिप्लेस मास बाय द रिड्यूस्ड मास म्यू। तो इंपल्स पे जब हम मास से मल्टीप्लाई करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी तो हमारे पास आ जाएगा, जो करस्पॉन्डिंग मास होगा वो डेफिनेटली हमारा म्यू आएगा। तो वो जो फॉर्मूला था यहां से हमारे पास आ जाएगा Jn। सो थियोरिटिकली और जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट वाइज है, हेड ऑन कोलिजन इज ओवर, लेकिन इसका प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं बहुत सारा क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, राइट। एकदम डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग वाला सवाल मैं नहीं करवा रहा हूं, वो आपको एनसीईआरटी से या कहीं से भी आप देख सकते हो, वो ये पढ़ने के बाद आसानी से सॉल्व हो जाना चाहिए। तो थोड़े ठीक क्वेश्चंस है, मैं उसके रिगार्डिंग बातचीत करना चालू करूंगा। ओके।